नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे थे पब्लिक सिग्नल। 2024 के इलेक्शन हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट दिखा दिए हैं। जो भाजपा सरकार है उसने 400 प्लस सीटों का नारा दिया था, लेकिन अब वो 400 सीटें पूरी नहीं कर पाई। हालांकि वो 250 सीटें भी टच नहीं कर पाई। तो हम बड़े बड़े मेजर पॉइंट जानेंगे कि भाजपा में ऐसी क्या क्या खामियां रही जो वो 250 सीटें भी टच नहीं कर पाई। नाम क्या होगा सर आपका? सुमित नाम है मेरा। अच्छा, आज हम आपसे खुशी की बात नहीं करेंगे कि आप खुशी क्यों मना रहे हैं। आज हम इन चीजों पे बात करेंगे कि बीजेपी 250 सीटों पे सिमट के क्यों रह गई। 250 सीटों पे सिमटने का बीजेपी का रीज़न एक ही है कि 2-3 स्टेट हैं। मेजरली आप एनालिसिस करोगे तो 2-3 स्टेट हैं, सिर्फ 2-3 स्टेट है जहाँ पे लॉस हुआ है। जैसे एक यूपी में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में हुआ है। अब मैं यूपी की बात करता हूँ। बेसिकली मैं यूपी से हूँ और मुझे इस बात का दुख है कि यूपी में पिछले 10 साल से जो राजनीति ख़त्म हो रही थी जातिवादी की, वो दोबारा से उभार उसका हुआ है। मतलब उसी ढर्रे पे वहाँ का मतदाता फिर से वापस आ रहा है। अच्छा, इसी वजह से आप देखोगे जो सीटों में कमी की वजह है बस वो जातियों में जो बटी है, मतलब हिंदू जो है जातियों में जो बटे हैं, उसका वही एक रीज़न है कि वहाँ सीटें कम हुई। इन भाई ने जो कहा ना, इनका एनालिसिस बिल्कुल सही है। और समझना ये चाहिए, इस बात का दुख होना चाहिए कि नहीं, 10 साल से बीजेपी ने हमें जिस चीज़ के लिए जोड़ के रखा था, हमें जातियों में बंटने से रोका था, उत्तर प्रदेश में फिर वही चीज़ें वापस आ रही हैं धीरे धीरे। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से जातिवाद को लेके मुद्दा हो, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 में से टक्कर भी नहीं देना, 35 सीटों में सिमट जाना, क्या बड़े बड़े मेजर पॉइंट रहे होंगे उत्तर प्रदेश के? मैं बताता हूँ आपको, ये हार तो नहीं कह सकते, लेकिन सीटें जो कमी आई हैं, जिन सीटों पे भाजपा की हार उत्तर प्रदेश में हुई है, भाजपा की हार नहीं है, प्रदेश की जनता की हार है, उत्तर प्रदेश की जनता की हार है। गुड गवर्नेंस मिलने के बाद, सेफ्टी मिलने के बाद, सिक्योरिटी मिलने के बाद, लाइट मिलने के बाद, बिजली मिलने के बाद, पानी मिलने के बाद, उसके बाद भी मतलब इस तरीके से अंधे होके आप इन सब चीज़ों को दरकिनार करके वोट करोगे आप सिर्फ पार्टी के नाम पे, जात के नाम पे, तो तुम्हारा वही हाल होगा जो 10 साल पहले था। मैं यूपी से हूँ, मैं बताता हूँ, 2012 की पहले की बात बताता हूँ। लाइटें कैसी आती थी ग्रामीण। आप अभी की बात बताइए, क्योंकि हमारा टॉपिक ये नहीं, हमारा टॉपिक है कि किस का वजह से वो 33 सीटों पर अटक गई। वजह एक ही बता रहा हूँ आपको, वजह है वहाँ का जाति का समीकरण। हाँ। वहीं पे जो सीटें कम हुई हैं, जो हार हुई हैं, जाति की समीकरण की वजह से हार हुई है। और कोई वजह नहीं है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि जाति के आधार पर ठाकुर वर्सेस बीजेपी हो गया। दूसरी चीज रिजर्वेशन वर्सेस बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने अंदरूनी मामलों में ध्यान ही नहीं दिया। देखो, मैं आपको बताता हूँ, रिजर्वेशन छोड़ो आप, रिजर्वेशन के लिए जो कहा गया, यही चीज छोड़ो आप, छोड़ो के चक्कर में जो 250 सीटों में अरे यार, रिजर्वेशन की क्या बात कर रहे हो? रिजर्वेशन तो बढ़ा, रिजर्वेशन की क्या बात है? ओबीसी का कोटा बढ़ाया, उनका जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो 6 लाख से बढ़ा के 8 लाख कर दिया था, जो ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मेरा सवाल ये है कि विपक्ष ने जो नैरेटिव बनाया कि ये आरक्षण को खत्म कर देंगे, अगर बीजेपी सरकार इस पे काम करती, उनके नैरेटिव को खत्म करने का काम करती, तो शायद आरक्षण के चक्कर में नहीं ले पाती। जनता कभी कभी भ्रमित हो जाती है, झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच हो जाता है। और जनता का जो नैरेटिव बनाया गया, वो उत्तर प्रदेश में काम कर गया है, हर बार काम नहीं करेगा, ये भी आप मान के चलो। ठीक है, इस बार कम हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार इससे फिर से आएंगे। जनता ने जो भी उनके सांसद चुने हैं 35-40, वो काम नहीं करेंगे, 5 साल दिखते नहीं है। मेरे यहाँ का विधायक, सपा का विधायक है, हमें कहीं नजर ही नहीं आता, कोई काम ही नहीं करता, तो वो फिर अगली साल हारेगा। जनता परेशान होगी, वापस फिर आएगी। बीजेपी के सांसदों में आपको कोई दिक्कत लगी हो? बीजेपी के सांसदों में देखो, इक्का दुक्का सांसदों में सब में दिक्कत होती है। इक्का दुक्का की बात बता दीजिए भाई, इक्का दुक्का सांसदों में दिक्कत होती है। जो अपने क्षेत्र में नहीं जाएगा, काम नहीं करेगा, वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, वो तो भाई उसको तो कोई वोट नहीं देगा। मेरा आपका पर्सनल क्या है, मेरा काम नहीं करोगे, मेरा काम नहीं होगा, मेरा आपसे मनमुटाव होगा, मैं आपको वोट नहीं दूंगा, आप मेरे खास हो, उसमें क्या है? तो जनता को बताइए भाई साहब, यूपी में क्या क्या ऐसे मुद्दे थे, और यूपी ही नहीं पूरे भारत देश में, जो 245 भी टच नहीं कर पाई? मुख्य कारण मैंने अभी जैसे बताया आपको कि क्या नाम है, संगठन कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। जो बड़े लेवल के नेता हैं या सांसद हैं जो जातिवाद टिप्पणी कर देते हैं, माहौल से बहुत ज़्यादा, क्योंकि चुनाव के समय में जातिवाद टिप्पणी करना कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन जाता है, और कहीं ना कहीं वह समाज का आदमी उस संगठन से कटने लग जाता है। उसका मुख्य कारण रहा पहले राजपूतों के नाम पर। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब कहते हैं कि आरएसएस की भाजपा को अब जरूरत नहीं है, अटल जी के समय में जरूरत थी, अब भाजपा मजबूत बन चुकी है, उसका जीता जागता उदाहरण हमने देखा। तो कि आज काम नहीं करा जमीनी स्तर पे, कहीं ना कहीं नाराज तो संगठन का भी आदमी हुआ होगा। अगर इतनी बड़ी टिप्पणी हो जाती है, बड़े लेवल का, एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और उसका अध्यक्ष अगर
उस संगठन को साइड कर दे, शायद जिसका करता धरता ही आरएसएस हो। तो कहीं ना कहीं विचार करने वाला तो बहुत मजबूत तीसरा विचार point? होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब मैं मानता हूँ कि आखिर हमारे सांसद कब तक मोदी जी के नाम पर जीतते रहेंगे, एग्जैक्टली ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप संगठन की हो, संगठन की वाहवाही करो, कमजोरी बतानी जरूरी है। जब 5 साल के लिए आपको क्षेत्र की जनता ने सांसद बनाया है तो आप क्षेत्र में जाइए, जनता की परेशानियों को समझिए ना। उस क्षेत्र के जब आप जनप्रतिनिधि हो, आपका फर्ज बनता है उस क्षेत्र की जनता की परेशानियों को समझना और इसका निवारण करना। लेकिन हमारे सांसदों ने क्या करा, मोदी जी के नाम पे जीते, लेकिन संगठन वो क्या नाम है, सांसदों ने क्षेत्र में काम वाकई में नहीं किया। ये कड़वी सच्चाई है। चौथा पॉइंट पे अगर हम आए और देखें कि जो भारी नेता जिन्हें संगठन ने भाजपा में एंट्री कराई और सीधे टिकट दे दिया, जब मेहनती कार्यकर्ताओं से आप दरी और कुर्सियां बिछवाओगे और भारी नेताओं को संगठन से सीधे टिकट दे दोगे, तो आपको लगता है कि वो कार्यकर्ता उसका तो मनोबल ही टूट जाएगा। जो कार्यकर्ता लगभग 35-40 वर्षों से पार्टी के लिए कार्य कर रहा है, जिसने अपनी मतलब आधी उम्र पार्टी के लिए, संगठन के लिए लगा दी, और जब उस नेता की बारी आई कुछ लेने की और वो चीज़ ऐसे व्यक्ति को मिल गई जिसने कल ही पार्टी ज्वाइन करी है, तो कहीं ना कहीं मनोबल टूटेगा और कार्यकर्ता मुझे नहीं लगता वो पार्टी के लिए अच्छा, आपको एक ऐसा ये भी लगता है मेजर पॉइंट कि जैसे जेपी नड्डा जी ने एक बयान दिया था कि जो मथुरा और काशी का जो नारा है जो हिंदू दे रहे हैं, इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, तो कहीं हिंदू भी खफा हो गए हो इस नारे से? देखिए, मेरा मानना ये है, जब राम मंदिर का मुद्दा मैनिफेस्टो में था भाजपा के, तो काशी मथुरा भी तो सनातन से बिलोंग करता है, सनातन से की एक जड़ है। और जब आप कह रहे हो कि काशी मथुरा हमारा मुद्दा ही नहीं है, तो आप सोचो ना, जो सनातनी लोग हैं, जो कहीं ना कहीं आपसे एक सनातन धर्म के बढ़ावे के लिए जुड़े हुई है, तो उनके दिल को कितना धक्का लगा होगा। तो मैं मानता हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं हार की एक वजह रह सकती है। एक वजह ये भी हो सकती है कि जैसे सोशल मीडिया पे उन्होंने अपना कार्य नहीं करा, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें डिक्टेटर बताया जाता है मोदी जी को, अगर वो सच्चाई दिखाते कि वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है या पंजाब में क्या हो रहा है या दिल्ली में ही क्या हो रहा है, अगर वो सोशल मीडिया पे दिखाते तो शायद वो जो डिक्टेटर का जो नैरेटिव है वो खत्म हो जाता। इसमें कटु सत्य ये है कि हमारे जो भारत के लोग हैं बड़े भोले भाले लोग हैं, इन्हें विपक्ष के लोगों ने झूठ बोल बोल के भी सत्य दिखा दिया, मतलब झूठ को सत्य बना दिया इनके सामने। लेकिन जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्हें घर घर जाना चाहिए था, मोदी की स्कीमें बतानी चाहिए थी, कैसे हमारी माताएं बहनें धुएं में रोटियां सेकती थी, उन्हें उज्ज्वला योजना द्वारा फ्री सिलेंडर दिए गए, और ऐसे ना जाने कितने मुद्दे थे जिन्हें पब्लिक के सामने लेकर जाना था उन छोटे छोटे परिवारों में। लेकिन हमारी भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ बड़ी बड़ी कॉलोनियों में जाते रहे, उन झुग्गी झोपड़ियों में घुसने की कोशिश नहीं करी, जहां वाकई में मोदी सरकार द्वारा उन लोगों ने लाभ प्राप्त किया था। बहुत कड़वी सच्चाई है, मगर है ये सच्चाई कि बड़े घरों में सब पर्चा बांटने जाना चाहते हैं, लेकिन छोटे घरों में कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए छोटे तबके का व्यक्ति कहीं ना कहीं संगठन से काफी दूर चला गया। आपको एक पॉइंट ये भी लगता है जैसे अयोध्या की सीट हार चुकी है बीजेपी, क्योंकि राम मंदिर बनाए, तो जाहिर सी बात है जब हिंदू लोग जाएंगे राम मंदिर, या कोई भी जाएगा, राम तो सभी के हैं, जब वहां जाएंगे देखेंगे अयोध्या में ही बीजेपी नहीं है तो कहाँ है। तो जो अयोध्या की जो पहले वाली सीट थी उसमें बीजेपी ने नहीं काम करा, जब राम मंदिर बना बड़े बड़े हाईलाइट हो गए। इसके लिए थोड़ा ये था कि जब हमने राम मंदिर बनाया, देखो राम मंदिर सबका है, हमारे सारे धर्म के लोगों का है, चाहे वो किसी पार्टी के नेता, वो अलग बात है कि न्योता दिया जाता है, वो लोग नहीं पहुँचते, वो उनकी मानसिकता है, क्योंकि उनके लिए तो राम श्री राम थे, वो काल्पनिक थे, और हमारे लिए शुरू से आराध्य रहे हैं। तो जैसे वो राम मंदिर बना, सिर्फ उस क्षेत्र के लिए राम मंदिर नहीं, वहाँ के लिए और भी परियोजनाएं सोचनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि छोटे तबके का लोग, वो चीज़ें उनके तक नहीं पहुँची जो वाकई में उन लोगों की थी, जिन पे उनका हक था। इसलिए थोड़ा सा मैं मानता हूँ थोड़ी सी कमी रही है, लेकिन संगठन थोड़ा आत्ममंथन करे तो शायद 2029 में रिजल्ट काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आपको क्या क्या कमियाँ लगती है अगर मेजर पॉइंट की बात करी जाए तो? भाई साहब, ये मैं तो ये कह रहा हूँ, ये हमारे दोगले हिंदू है जिन्होंने वोट नहीं दिए। हमारे जब हिंदुत्व के काम कर रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ चलो मुसलमान मेरे भाई है, मगर मैं पूछ रहा हूँ भाई, आप मुसलमान भाई हो, आपके ईद वाले दिन फूलों की बरसात हो जाएगी, आप तो कितनी खुशी मनाओगे। हम कावड़ जाते हैं, फूलों की बरसात, केदारनाथ जाते हैं, इतने अच्छे रास्ते बना दिए, सोने का केदारनाथ बना दिया, राम मंदिर बना दिया। यूपी में जाते हैं तो ठेके बंद, नराते वाले दिन मीट बंद। अब हिंदुत्व का काम करे तो तुम क्यों नहीं, दोगले हिंदू तुम क्यों क्या कर रहे हो? तुम मोदी का साथ नहीं दे तो गलत है ना, दोगले हिंदू है ना, उनके वजह से हुआ है। और कोई मेजर पॉइंट? बस यही है, जो बस एक ही पॉइंट है। मोदी जी तो ये कह रहे हैं हिंदू को हमको साथ में जोड़ रहे हैं, वो तो साफ बोल रहे हैं, ना जाट ना गुज्जर ना सासी ना कोई, हम हिंदुत्व है, ठीक है। उसके बाद भी सारा कुछ वो हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, सबके लिए, दूसरी पार्टी के लिए कर रहा है, मगर हमारे लिए ज़्यादा कर रहा है।
तो उसके लिए तो आपको तो वोट देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मेजर पॉइंट बीजेपी के कम सीटें लाने के क्या क्या रहे होंगे, और इतने बड़े बड़े, क्योंकि जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है कि इस सीट से तो वो चली जाएगी, निकाली देगी इस सीट को, वो उस सीटों से भी हार गए, ऐसी क्या बड़ी बड़ी वजह रही होंगी? सबसे पहले कारण रहा, हर जगह मोदी का चेहरा लेकर आप चुनाव नहीं जीत सकते, सबसे बड़ी बात तो यह है। और दूसरा मेजर पॉइंट बना ब्रजभूषण शरण सिंह है, जो उनका वाला केस था, उससे भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट। और जो हमारी वेस्ट यूपी की सीट पड़ी थी मुजफ्फरनगर, वहाँ से संजीव बालियान, दोनों ही भाजपा के नेता टकरा गए। सरधना से आपके संगीत सोम और इधर से संजीव बालियान, दोनों ने आपस में विरोध करा, इससे भाजपा के कार्यकर्ता टूट गए। वहाँ से संजीव बालियान इस वजह से हार गए। पश्चिम यूपी का जो हम माना जाता है, संजीव बालियान के हाथ में बागडोर है उसकी, बागपत से आता हूँ मैं, वहाँ से संजीव बालियान के वहाँ से वो सीट वहाँ से हार गए, बागपत से संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से। क्या लगता है भाई साहब आपको, क्या क्या मेजर पॉइंट रहे होंगे बीजेपी की इतनी कम सीटें आने के? देखिए, पहली बात तो मेजर पॉइंट की आप बात कर रहे हो भैया, मैं तो अब आज हैरान हूँ जब अयोध्या जैसे, देखिए अयोध्या वासियों के लिए, सुनिए, अयोध्या वासी के लिए कहना नहीं चाहिए। देखिए अयोध्या वासी पता है कौन है? सारे संसार का गुरु है ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु है सन्यासी, सन्यासी गुरु है अविनाशी, अविनाशी का गुरु है ब्रजवासी और अयोध्यावासी। समझ रहे हैं? ये अयोध्यावासी है। जब इन्होंने अपनी औकात दिखा दी ना भाई साहब, तो अब हमें किसी को भी, हमें अब हर किसी से विश्वास उठ चुका है। मैं सच बता रहा हूँ भाई, आज इतना दिल दुखा है ना, आज इतना दिल दुखा है, कुछ कहने की हद नहीं। आज देखिए दिल्ली से 7 सीटें है कि हम मिथिला वाले अपने यहाँ के दामाद का लाज बचा लिया, लेकिन अयोध्या वाले अपने बेटे का लाज नहीं बचा पाया। क्या मेजर पॉइंट रहे? क्या आपको लगता है कि उस सब हमको कुछ लेना देना नहीं है, बस जो कह दिया सो कह दिया। लेकिन सबसे बड़ी फैक्टर नहीं चला हमारे यहाँ, कास्ट फैक्टर चला, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। बस कास्ट फैक्टर की वजह से यूपी में सीटें कम हुई हैं। 2 और मेजर पॉइंट बताता हूँ आपको। एक अंदरूनी कलह होती है जो टिकट बंटवारे के बाद होती है। दूसरा जो मेजर रहा कि मायावती इस बार एकदम जीरो थी, बिल्कुल, क्योंकि मतलब कॉन्टेस्ट में थी नहीं, कहीं दिखी नहीं। मतलब ये है कि बीएसपी जितना मजबूत होती, सपा और कांग्रेस उतना ही कमजोर होती। मुझे लगता है कि लोगों को भी पता पड़ गया कि बीएसपी को वोट देने से तो हमारा वोटिंग परसेंट घटेगा, इसलिए समाजवादी पार्टी को दे दो। हाँ, क्योंकि बीएसपी को जो वोट देते हैं, बीएसपी के जो वोटर हैं, उसमें से 10% या 5% ही बीजेपी को वोट देते हैं। उनको देने से अच्छा सोचते हैं कि वो सपा को वोट दे दें या कांग्रेस को वोट दे दें। जबकि एक टाइम में दोनों राइवलरी दोनों की हुआ करती थी, हैं, सरकारें बदलती थी तो दोनों के आपस में भिड़ने की भी चर्चाएं होती थी, घर वर भी चला दिए जाते थे। लेकिन आजकल के टाइम में वही बताया मैंने, जो नैरेटिव सेट किया गया विपक्ष की तरफ से, जनता उसी में भ्रमित हुई और जनता ने अपना ही नुकसान किया। आपको नहीं लगता कि बीजेपी इतने बड़े पद पे बैठी हुई है, उन्होंने जो नैरेटिव सेट करा था उस नैरेटिव का जवाब देना, क्योंकि जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, तमाम ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो चीजों को भ्रमित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने, बीजेपी वालों ने कोई कदम नहीं उठाया। जनता एक आपने बात सुनी थी इंदिरा गांधी की, जात पे ना पात पे मोर लगेगी हाथ पे, ये नारा था ना। आज इसके पोतों पोतियों ने क्या करा? जातों पे भी, जातों पे मोर लगाओ हाथों पे, बढ़ जाओ जातों पे मोर लगाओ हाथों पे। भाई ये पूरा उल्टा हुआ है। मैं आपको एक सच बता रहा हूँ भाई, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ अयोध्या के बारे में, जो दिल दुखाए ना अयोध्या के लिए। मैं पहले सबको बधाई देता हूँ, मैं भूल गया भाई, सबको बधाई देता हूँ। मोदी दी तीसरी बार आज हमारे बीच में दोबारा से हैं। और दूसरी बात सर, अयोध्या वासियों, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपकी 1 लाख की ज़मीन 10 करोड़ की कर दी, आपको फिर भी ध्यान नहीं आया, आपको फिर भी ध्यान नहीं आया। और कितना लोग है भाई अयोध्या वासियों, आपको बुरी जरूर लगेगी, आप अयोध्या वासियों आपको बुरी जरूर लगेगी, पर मैं आपको सच बता रहा हूँ मेरे भाई, 1 लाख की जमीन आपकी 10 करोड़ की हो चुकी है, जिसका 3 लाख का घर था जिसका 3 करोड़ का हो चुका है। आप फिर तो समझो, वो आपके लिए, वो आपको बचाने आया हुआ है, आपका उसने आपको राम दिया है। देखिए मैं आपको एक पहलू बताता हूँ सर, बहुत कम समय लेके, राम को जरूरत नहीं है महल की, समझ रहे हैं? राम तो सबके हृदय में ही है, राम तो टेंट में भी था, राम सबके हृदय में भी है, राम तो टेंट में भी था। और राम का जो महल बना है, देखिए सर, ये प्रेम के वशीभूत बना है। पहले जो प्रधानमंत्री था रिमोट वाला, जो रम पिया करते थे, आज प्रधानमंत्री है भक्त, भक्त वशीभूत भगवान है। अगर भक्त ना हो तो भगवान नहीं है। भक्त ने आज भक्त ने भगवान को अयोध्या प्रकट करा, फिर भी आप उसका साथ नहीं दे रहे, तो मूर्खता है। अभी हमारा सवाल अब ये भी है कि चलो बीती चीजों पे तो पर्दा डालते हैं, लेकिन अब आगे क्या आपको लगता है एनडीए की जो सरकार बनेगी वो लंबे समय तक टिक पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से तोड़ो जोड़ो की राजनीति है वो तो विपक्ष भी जानता है। अब एक नीतीश कुमार, सूत्रों से पता पड़ रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में कंबाइंड होने वाले हैं, तब्दील होने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि ये नीतीश कुमार हो या तमाम एनडीए के गठबंधन के लोग हों, ये टिक पाएंगे? सर देखिए, टिकने की बात है, वो पलटू राम, अगर वो चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
नहीं समझ रहे चला हैं? जाए बहुत फर्क पड़ेगा, 12 से 14 सीटें लेके जाएगा। सर लेके जाएगा, फिर भी 277 सीटें मोदी जी की तैयार बैठी है। अगर ना जाए तो मैं कहता हूँ भगवान उसको बुद्धि दे, ना जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और सर मैं दूसरी बात बताता हूँ, जो आप कह रहे हो ना वो INDI वाले जो कभी किसी की नमस्ते नहीं लेते थे ना, आप जनता को समझने की कोशिश है बस। जो किसी की नमस्ते नहीं लेता था आज गले मिल रहा है। जो कभी किसी की नमस्ते नहीं लिया करते थे, जो एक को गाली देते थे, लालू तू चोर, नीतीश कहता था लालू चोर, ये कहता था वो चोर, वो कहता था ये चोर, अखिलेश कहता था ये कांग्रेस चोर। सर जो कभी किसी की नमस्ते नहीं ली, आज वो साथ में लेके बैठे हैं, तो थोड़ी सी तो उनके अंदर वो होगी ना कि बस नीतीश कुमार चला जाएगा तो शतरंज खिलाड़ी हम भी हैं, शतरंज हम भी खेलना जानते हैं, के बुद्धि अमित शाह वाली। हम भी जानते हैं शतरंज का खेल। अगर वो खेलेंगे तो हम भी खेलना जानते हैं। लेकिन देखिए बात तो अस्तित्व पे है। अगर विपक्ष को पता है अगर मोदी सरकार में आते पहली हैं, बात तो वो जाएंगे नहीं, हाँ, पहली बात तो जाएंगे नहीं। हाँ, और अगर कुछ ऐसा होता है, बहुत रास्ते हैं। चलिए आपने देखा कि तमाम हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई बीजेपी हेडक्वार्टर में कि बीजेपी के लोगों के लिए क्या मन में सोच है। एक तरफ खुशी है तो एक तरफ गम भी है कि वोटिंग परसेंटेज और जिस तरीके से तमाम सीटें हैं वो सीटें कम हुई। आप हमारे साथ देखते रहिए द पब्लिक सिग्नल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।